हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 16 को करेंगे और लास्ट हम लोगों ने 15 तक कर लिया था कंप्लीट। आज जो है हम लोग क्वेश्चन सीरीज 16 को कंप्लीट करेंगे। 225 क्वेश्चंस तक हो चुके थे। 226 से इस सीरीज की शुरुआत होगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसको पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में स्थल दे रखे हैं। सूची 1 में क्या दे रखा है? स्थल दे रखा है। वहीं पर सूची 2 में कुछ स्थलों से प्राप्त की गई चीजों के बारे में दे रखा है। जैसे शवधान R37 कहाँ से मिला हुआ है? तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले की सीरीज में बताया था। चाहे शवधान H की बात करते हैं या शवधान R37 की बात करते हैं, तो ये सब कहाँ से मिले हुए बेटा? हड़प्पा से मिले हुए हैं। अगर गोदी की बात करते हैं तो गोदी कहाँ से मिला हुआ है बेटा? लोथल से मिला हुआ है। ठीक है बात। वहीं पर अगर नर्तकी की मूर्ति की बात करते हो, जो डांसिंग गर्ल की आपको स्टैचू देखने को मिलती है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली हुई है। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत। क्या प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। कहाँ पर देखने को मिल रहा है बेटा? ठीक है, तो ये है ऑप्शन आपका डी, ये सही है। ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बात। और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने और भी पेपर्स में देखे हैं जो प्रीवियस मैंने करवाए थे। देखिए, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है बात। तो जितना मैं करवा दे रहा हूँ वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप जो अपने पेपर में क्वेश्चंस देखोगे वो बहुत ही लो लेवल के होंगे, जो वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। ये कर कर लिया तो वो पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 227। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से, पक्की ईंट से। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग घर बनाते थे वो बनाते थे पक्की ईंट से, और यही बाकी की अन्य जो इनकी कॉन्टेम्प्रोरी सिविलाइजेशन है उससे इनको भिन्न करती है। जैसे अगर मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था मकान बनाने में। ठीक है बात। अब देखिए, अब क्या क्या चीजें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी? तो मकान बनाए जाते थे, मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जो आपके स्नान गृह जो होता था, स्नान गृह जो होता था वो भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है बात। ईंट जो होती थी बेटा वो चतुर्भुजाकार होती थी। चतुर्भुजाकार ईंटों का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है बात। अब जो भवन होते थे बाबू, भवन 3 प्रकार के होते थे। जो भवन होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। कैसे कैसे भवन होते थे बेटा? पहला होता था निवास गृह। निवास गृह, निवास गृह मतलब जो घर होता था लोगों का। ठीक है बात। उनको आपकी पक्की ईंटों से बनाया जाता था। उसके बाद आपके विशाल स्नानागार जो मोहनजोदारो से मिला है वो भी बना हुआ है। विशाल स्नानागार जो है वो बनाया जाता था। उसके बाद से जो आपका एक कह सकते हो एक विशाल भवन है, विशाल भवन है जिसको ग्रेट हॉल कहा जाता है। ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं बेटा? पकी हुई ईंटों से बनाई गई हैं। ये टीजीटी हिस्ट्री 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 228। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है ये आश्रम पद्धति लेक्चरर एग्जाम 2009 का पूछा हुआ है, और ये एक विवादित क्वेश्चन था बेटा। समझ में आ गई बात? मतलब इसके फ्री नंबर लोगों को मिले। ठीक है बात। इसका नंबर मिल गया। ठीक है, अब कैसे मिला बेटा? तो देखो, यहाँ जो पहला दिया हुआ है कालीबंगा, कालीबंगा। अगर आप कालीबंगा की बात करते हो तो कालीबंगा से 2 युगल समाधि प्राप्त हुई हैं। ठीक है बात। कालीबंगा से कितनी युगल समाधि प्राप्त हुई है बेटा? 2। वहीं पर अगर आप बात करते हो लोथल की, तो लोथल से 3 युगल समाधि प्राप्त हुई है। लोथल से 3 युगल समाधि प्राप्त हुई है, समाधि प्राप्त हुई है। तो एक बात बताओ बाबू,
इसमें युग्म समाधान पूछा है। अगर यहीं पर संख्या दिया रहता या तो 2 या तो फिर 3, तब तो हम या तो कालीबंगा या तो लोथल बनाते। यहाँ पर युग्म पूछ लिया है और दोनों में ही युग्म समाधान मिला हुआ है, तो किसी ने कालीबंगा लगाया, किसी ने लोथल लगाया। समझ में आ गई बात? तो अगर संख्या दी रहती तो आराम से आप इसका सही जवाब देते। तो इसका उत्तर क्या है बेटा? ए एंड बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है बेटा? फ्री के नंबर मिल जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो बड़ी अच्छी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? क्या वो ग्रिफिथ थे, प्रिंसेस थे, व्हीलर थे कि मैक्स मूलर थे? तो आपको मैं बता दूं, अब कई बच्चे यहाँ पर सीधे मारेंगे मैक्स मूलर। नहीं बाबू, मैक्स मूलर से पहले एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था व्हीलर। क्या था बेटा? व्हीलर। व्हीलर ने ही सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी। व्हीलर ने यह बताया कि लगभग 2000 बीसी तक आपकी हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व चलता रहा, परिपक्व अवस्था चलती रही। उसके बाद से धीरे-धीरे उसका उत्तर हड़प्पा, जिसका मैच्योर हड़प्पा या फिर आप कह सकते हो मैच्योर हड़प्पा के बाद वाला जो काल होता है, ठीक है बात, जिसको पोस्ट हड़प्पा आप कह सकते हो, उत्तर हड़प्पा कह सकते हो, वो पतन का दौर था। धीरे-धीरे इस हड़प्पा सभ्यता में पतन होना आरंभ हुआ था। उसी समय क्या हुआ, 1500 बीसी के आसपास जो सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहाँ पर कई जातियों ने, कई कबीले ने जन्म लेना शुरू किया। वो कबीले जो थे वो नोमैडिक हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, विचरण करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर जब एक जगह से दूसरी जगह वो विचरण करते थे, तो विचरण करते-करते वो पहुँचे यहाँ पर सिंधु घाटी के पास। अब सिंधु सभ्यता को जब उन्होंने देखा तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर पूरी तरीके से सभ्यता परिपक्व अवस्था में है। दूसरी चीज़, इन्हें खेती आती है, मतलब इनको सारी चीज़ें बनी-बनाई यहाँ पर मिल गईं। अब जब सारी चीज़ें इनको बनी-बनाई यहाँ पर मिल गईं, तो इन्होंने इस पर आक्रमण किया। अब आक्रमण के अवशेष कहाँ से मिलते हैं या फिर एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे? आक्रमण के एविडेंस जो हैं वो है आपका मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो को अगर आप ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं माउंट्स ऑफ डेड, या फिर अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्योंकि जो जैसे एक शवदान की पद्धति होती थी, या तो दफना करके या तो जला करके, ये शवदान की पद्धति हुआ करती थी। लेकिन वहाँ पर जो आपके कंकाल मिले हुए हैं, वो खुले मिले हुए हैं, इधर-उधर मिले हुए हैं, घर में मिले हुए हैं, सड़कों पर मिले हुए हैं, बिखरे हुए मिले हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी न किसी ने आक्रमण किया होगा। आक्रमण किया होगा, वो मारे गए होंगे और उनकी लाश वहीं पर गिरी रह गई होगी। समझे बात को कि नहीं समझे? तो ये माना जाता है कि वो किसने किया था, ये माना जाता है कि वो किया था किसने? आपके ये किसने किया था? आपके आर्यंस ने, या फिर जो भी आपके विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, उन्होंने किया था। समझ में आ गई बात? ये थ्योरी किसकी है बेटा? व्हीलर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था देशी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु? क्या था ये? तो अब देखिए बाबू, अगर सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला पशु क्या था बेटा? तो वो था आपका पवित्र पशु था। ठीक है बात? क्या था बेटा? पवित्र पशु था। उस समय जो था, पशु पूजा प्रचलित थी। पशु पूजा जो थी वो क्या थी बेटा? प्रचलित थी। पशु पूजा क्या थी? प्रचलित थी। अब पशुओं में किसकी-किसकी पूजा होती थी बेटा? तो गैंडे की पूजा होती थी, बैल की पूजा होती थी, चीते की पूजा होती थी, भैंसे की पूजा होती थी। ठीक है बात? कुबड़दार साँड़ की पूजा होती थी। कुबड़दार सांड की पूजा होती थी। कुबड़दार बैल कह सकते हो, सांड की पूजा होती थी। ठीक है बात? हिरन की पूजा होती थी। ठीक है बात? अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कहीं न कहीं किसी मोहरों पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो जो मोहेंजोदारो से आपको एक सील मिला हुआ है, मोहर मिला है जिसमें पशुपति नाथ की आपकी आकृति बनी हुई है, उनमें इन सारी चीज़ों मिल जाता है। प्लस एक और यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। यूनिकॉर्न की पूजा करते थे ये, ठीक है? तो इन सारी चीज़ें, एक मिथिकल आपका जानवर है यूनिकॉर्न, उसकी भी ये लोग पूजा किया करते थे। तो ये सब हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 230। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था कैसा पशु बेटा? पवित्र पशु था, उसका पूजा किया करते थे ये लोग। और बाकी ये और भी जानवर बताइए, उन सब के बारे में पूजा करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है किसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो गाय का कहीं पर भी कोई चित्र नहीं मिला है। परंतु एक बात समझिएगा बाबू, अगर उनको गाय के बारे में जानकारी
नहीं होगी तो वो कैसे बैल या फिर सांड को जान पाएंगे? क्योंकि इन दोनों की जननी कौन है बेटा? गाय है। इन दोनों की जननी कौन है बेटा? गाय है। बैल की आकृति मिली है, सांड की आकृति मिली है, परंतु गाय की आकृति नहीं मिली है। अब आकृति ना मिलना वो कुछ अलग चीज हो सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि गाय को नहीं जानेंगे तो बैल को कैसे जानेंगे, सांड को कैसे जानेंगे? समझ में आ गई बात? माता को तो जानेंगे ना, क्योंकि उसी से तो ये उत्पन्न होंगे, बच्चे उत्पन्न होंगे। ठीक है बात? अब इसके बारे में और जानकारी तब मिल सकती जब इनके आपके क्या कहते हैं, आपके जो रिटन एविडेंसेस हैं उनको पढ़ा जा सकता है, लेकिन उनके रिटन एविडेंसेस को आज तक डिकोड ही नहीं किया जा सका है। समझ में आ गई बात? जो पिक्टोग्राफिकल आपकी स्क्रिप्ट है उनकी, उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। बोस्ट्रोफ्रेडन लिपि में उसको लिखा गया है, ठीक है बात? गोमूत्र लिपिका में उसको लिखा गया है, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जब पढ़ लेंगे तो जानकारी और उसकी हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो इतनी ही है बाबू, ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 231। अब यहाँ से आपकी मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। 231 क्या कहता है? 1221 में जलालुद्दीन मंगबर्दी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? अब 1221 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो शासनकाल चल रहा है ये दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत चल रही है इस समय, और दिल्ली सल्तनत के इस समय जो सुल्तान है वो है आपके इल्तुतमिश। कौन है बेटा? इल्तुतमिश इस समय के सुल्तान है भारत के। इतनी बात समझ में आई? अब हुआ क्या था बेटा? अब मंगोल नेता चंगेज खान, मंगोल नेता चंगेज खान ने चंगेज खान ने पर्शिया पर आक्रमण किया। पर्शिया, या फिर अगर आप बोलेंगे ईरान पर आक्रमण किया। ईरान पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक था जलालुद्दीन जलालुद्दीन मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह, या तो शाह याद कर लो बेटा। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह वहां का क्या था बेटा? ख्वारिज्म शासक हुआ करता था, ठीक है बात? ख्वारिज्म शाह था, ख्वारिज्म वंश का शासन था, वो उसका शासक हुआ करता था। अब जब इस मंगोल नेता ने वहां पर आक्रमण किया तो उसने पूरे के पूरे ख्वारिज्म वंश का नाश कर दिया, तबाह कर दिया। अब भयभीत होकर के ये जलालुद्दीन मोहम्मद शाह जो थे वो भाग गए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के छोर पर जाकर के बस गए वहां पर। अब इनका जो बेटा था, इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था आपका आपका जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी वो भारत आता है। मंगबरनी भारत आता है और सिंधु नदी को पार करता है। सिंधु नदी को पार करता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। वो कहता है कि तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हम दोनों एक ही धर्म के हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी इस मंगोल नेता चंगेज खान के खिलाफ। अब इल्तुतमिश को अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक था, बहुत ज्यादा कूटनीति उसको आती थी, उसे ये पता था अगर इस समय मैंने धर्म का सहारा लिया तो मैं देश खो दूंगा, अपना साम्राज्य खो दूंगा, क्योंकि चंगेज खान एक बाबू चक्रवात था उस समय। वो जहां से भी गुजर जाता था उस जगह को वो तबाह कर देता था, ठीक है? तो इल्तुतमिश को ये अंदाजा था कि अगर उसने जलालुद्दीन मंगबरनी को अगर सपोर्ट दिया या शरण दिया तो ये जो मंगोल नेता चंगेज खान जो इसके पीछे पीछे सिंधु नदी तक आधम का है, वो क्या करेगा? वो इस पूरे के पूरे साम्राज्य का विनाश कर देगा, तबाह कर देगा। तो जब आपके मंगबरनी बोलता है मैं भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, तो तुझे मेरी मदद करनी होगी, तो ये कहता है कि जी हाँ, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन ये जो भारत है, ये जो हिंदुस्तान है, इसकी आबो-हवा आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आप जिस जगह से आए हैं, वहाँ की आबो-हवा और भारत की आबो-हवा में बहुत अंतर है। आप यहाँ पर सुख से या फिर सही से जीवन नहीं बिता पाएँगे। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि आप यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि यहाँ की आबो-हवा आपके लिए सही नहीं है। ठीक है बात? तो अगर अब सोचिए कितना कूटनीतिज्ञ था कि अगर उसने धर्म का सहारा लिया रहता तो साम्राज्य खो देता, और जो कत्लेआम चंगेज खान मचा था उसकी बात ही अलग है। तो उसने अपने राज्य, अपने प्रजा के बारे में सोचा और इसने धर्म को
साइड रखा। समझे बात को कि नहीं समझे? चलिए, तो ये कहानी जो है 1221 की है। तो ये जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वो कहाँ का शासक था बेटा? ख्वारिज़्म शाह का वो पुत्र था। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग लाना प्रारंभ किया गया था? अब देखो, इसमें जो पान है, अफीम है, आम है बेटा, तो इसमें जो है ये नील की खेती जो है वो सल्तनत काल के में प्रयोग शुरू हुआ था बेटा। ठीक है बात? जो नई फसल प्रयोग में लाई गई थी वो थी आपकी नील, इसको याद रखिएगा। ठीक है? अब जब अच्छा अगर पान का पूछता है, पान का भी आया हुआ है। जो पान का उद्गम स्थल माना जाता है वो माना जाता है मलाल द्वीप। मलाल द्वीप। और पान के प्रयोग का उल्लेख जो है वो वेदों में भी दिया हुआ है। वेदों में लिखा हुआ है कि पान के सेवन से शरीर में पवित्रता आती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पान खाना शुरू कर दीजिए। कभी कभार पूजा पाठ में पान के पत्ते को चढ़ाया जाता है, तब की बात हो रही है, खाने के लिए नहीं हो रही। खाना मत, ठीक है बात, मुक्का पड़ेगा नहीं तो। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 233। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण सोंधार देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ऋण सोंधार या फिर इसी को बोलते हैं बेटा तकावी ऋण। ठीक है बात, ऋण सोंधार या फिर तकावी ऋण इसको बोला जाता है। इसकी शुरुआत करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो इसके शासनकाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ता है बेटा। केवीएस टीजीटी का क्वेश्चन है ये, और नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है, वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या किया है, उस समय अकाल पड़ा था, तो वहां से उस अकाल के लिए जो फेमाइन पड़ा हुआ था उससे राहत दिलाने के लिए उसने अपने सरकारी खजाने से ऋण देना शुरू किया था। ऋण देना शुरू किया। ऋण देना शुरू किया। ठीक है बात? ऋण देना शुरू किया, और इस ऋण को क्या बोला गया बेटा? सोंधर या फिर तकावी। और इसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान ए मीर को ही, जो इस लोन को, जो इस चीज को रिलीज करता था। ठीक है बात? फिर उसने अकाल राहत संहिता बनाई। राहत संहिता बनाई। अकाल राहत संहिता का मतलब हो गया कि उस समय संहिता का मतलब ये हो गया कि उस समय जो भी अकाल से पीड़ित क्षेत्र होंगे वहां पर किस किस प्रकार की चीजें उपलब्ध करानी है, मतलब पूरा वहां पर रूल बनाया। ठीक है बात? किस किस तरह की चीजें, किस किस प्रकार से उनको छूट और क्या क्या चीजें उन्हें प्रोवाइड प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें। और वहां पर राहत पहुंचाने के लिए सैकड़ों कुएं भी खुदवाए। कुएं भी खुदवाए खुदवाए परंतु इस जो दीवाने अमीर को ही है, इसके जो अधिकारी थे वो करप्ट निकले। उन्होंने पूरा का पूरा जो ऋण देने का सिस्टम था वो सब बर्बाद कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें थी, और ये प्लान उसका फ्लॉप हो गया था। तो किया तो बहुत बढ़िया था, परंतु ग्राउंड लेवल पर उसको सही से प्लॉट नहीं कर पाए थे। ठीक है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। मुरजुल जहाब की लेखक कौन है? मुरजुल जहाब के लेखक कौन है? अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी, अल बरूनी। तो इसके जो लेखक हैं बेटा वो हैं अल मसूदी। क्या है बेटा? अल मसूदी हैं। इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है बेटा? अल मसूदी हैं, या फिर इसका और एक नाम है अल मादीन। अलमा अदीन। समझ में आ गई बात? और इसकी जो रचना किया था इन्होंने वो 922 ईस्वी में इन्होंने लिखा था इसको। ठीक है बात? अल बिलादुरी की किताब है बेटा फुतुह उल बलिदान। फुतुह उल बलिदान ये इनकी किताब है। और अलबरूनी की किताब तो आपको पता ही है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये इनकी किताब है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो अब देखो, ये सारी चीजें करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने अपने अपने दामाद अपने ससुर को मार करके गद्दी को हासिल किया था। समझ में आ गई बात? ठीक है बात? उनको जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्हीं की बेटी से इसने विवाह किया था, उनकी हत्या करके, मतलब अपने ऐसे समझो अपने ही रिश्तेदार की हत्या करके इसने गद्दी को पाया था। अब
इसको ये डर था कि जिस प्रकार से मैंने किसी की हत्या करके गद्दी को पाया है, तो हो सकता है मेरे भी हत्या करके कोई ना कोई गद्दी पा सके। तो इसने क्या किया, अपने जितने भी अधिकारी वर्ग थे या फिर जो भी इसके साम्राज्य में काम किया करते थे, उन सब पर पूरी तरीके से इसने रिस्ट्रिक्शन लगाया। अब क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन लगवाया बेटा? धनी व्यक्ति से धनी व्यक्ति से संपत्ति छीनना, व्यक्ति से संपत्ति छीनना। जब तक संपत्ति नहीं रहेगी, तब तक तुम ना ही सेना रख पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे, ना ही कोई चीज़ खरीद पाओगे, तो विद्रोह तुम कर नहीं पाओगे। तो जो भी धनी व्यक्ति थे, उनसे उसने क्या किया? संपत्ति छीन लिया। फिर उसके बाद गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई। गुप्तचर विभाग की स्थापना वैसे बलबन ने भी करवाया था, विभाग की स्थापना करवाई। तो जितने भी अधिकारी थे, उन सबके पीछे उसने क्या छोड़ दिए बेटा? अपने जासूस छोड़ दिए कि सारी इन्फॉर्मेशन इसको मिलती रहे। ठीक है बात? उसके बाद अमीरों के जो अमीर हुआ करते थे, मतलब इनके जो मंत्रीगण हुआ करते, जो इनके अधिकारी हुआ करते थे, अमीरों के मेल-मिलाप पर रोक लगा दिया। मेल-मिलाप पर रोक लगा दिया। मिलाप पर रोक लगाया, ठीक है बात? और उनके बीच में जो वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे, वैवाहिक संबंध को बैन कर दिया, संबंध को रोक दिया। मतलब वो एक-दूसरे से कभी भी अपने बच्चों का विवाह नहीं कर सकता, खुद उनमें विवाह नहीं हो सकता है, तो रोक कर दिया इसमें, ठीक है बात? क्योंकि एक को हराना आसान रहेगा, लेकिन वहीं पर अगर 2 हो जाएँगे तो उसको हराना क्या हो जाएगा? थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो रिश्तेदारी नहीं बना सकते, काम करो सिर्फ, समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद इसने क्या किया, शराब पीना, जुआ खेलना और भांग पीने के चीज़ों पर रोक लगा दी। क्यों? जब भी गुट गुट की बात करते हो, तो शराब जब पीते हैं, तभी बहुत सारे षड्यंत्र का निर्माण होता है। जुआ खेलते हैं, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भांग खाना वही सेम चीज़ हो गई। शराब पीने में गुट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है बात? तो इन सारी चीज़ों पर इसने रोक लगा दिया कि किसी भी प्रकार से उसके साम्राज्य में कोई विद्रोह ना हो और कोई भी उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए। तो ये सारे काम किसने करवाया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है बात? अब उसका नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया जाने वाला ये दूसरा बाबू भू-राजस्व तरीका था, भू-राजस्व लेने का तरीका था बेटा, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। और इस रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाले जो थे, वो थे आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये 2 लोग थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। और इसको लगाया कहाँ पर गया था? तो सबसे पहली बार इसको लगाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित स्थित मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित आपका 12 महल जो जिला है, 12 महल जिले में इसे लगाया गया। उसके साथ-साथ बॉम्बे में लगाया गया। कुछ क्षेत्र आपके पूर्वी बंगाल के थे, कुछ क्षेत्र, और कुछ जो है वो असम के थे। इन सारे क्षेत्रों में इसको लगाया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या-क्या है बेटा? बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं बेटा, सबसे पहले इसको लगाया गया था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के कुछ हिस्सों में लगाया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में ज़्यादातर अगर देखोगे तो परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था वहाँ पे, ठीक है बात? रैयतवाड़ी यहाँ पर चल रहा था, ठीक है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 237, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? अब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है बेटा। तो भारत में न्यायालय की जो स्थापना थी वो हुई थी 1774 में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है बात? अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे, वो थे आपके एलिजा इम्पे। ठीक है बात? इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे बेटा? एलिजा इम्पे बनाए थे। ठीक है बात? और इसके साथ-साथ 3 और आपके जजों को रखा गया था, वो कौन-कौन से थे बेटा? पहले थे आपके चैम्बरलीन, दूसरे थे आपके लिमेस्टर,
लिमेस्टर और तीसरे जो थे वो थे आपके हाइड। ठीक है बात। मतलब 4 जजेस की आपकी ये कोर्ट हुआ करती थी, जिसमें से एक आपके चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था एलिजा इम्पे, और बाकी के 3 और जज हुआ करते थे, चैम्बरलिन, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है बात। अब अगर आप देखेंगे तो यह एक अपील अदालत थी, अपील अदालत थी जहां पर अपील अदालत कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सबसे निचली अदालत थी भारत आपके अंग्रेजों में, अगर टोटल को देखोगे। ठीक है, भारत की सर्वोच्च थी, लेकिन भारत अगर अंग्रेजों की अगर आप देखोगे जुरिडिक्शन को देखोगे तो उसमें ये नीचे पर आती थी। अपील अदालत थी, प्लस ये अभिलेख अदालत भी थी, अभिलेख अदालत भी थी। और अगर इस पे कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए जो आप जा सकते थे वो ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल था, काउंसिल था। तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत की का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? निम्नलिखित में शीर्ष न्यायालय कौन होगा बेटा? फिर ये हो जाएगा प्रिवी काउंसिल। ठीक है बात। इसके निचले पर भारत में कौन आता था? आपका सुप्रीम कोर्ट आता था। कहाँ का बेटा? कलकत्ता का आता था। ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया है। देखो नेक्स्ट 238, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूची 1 तथा सूची 2 से के मेल में है? तो पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है और फ्रांसीसी है। ठीक है, तो अब देखो बाबू, पहले देखते हैं कौन सा, पुर्तगालियों वाला। पुर्तगाली ने अब 1510 में गोवा को अपने अधिकार में लिया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। और ये करने वाला कौन था बेटा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क लिख दूं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार करता है और इसे अपना आपका अपना हेडक्वार्टर बनाता है। अब डच की अगर आप बात करते हैं तो डच की मसूलीपट्टनम 1605। डच सेना नायक था बेटा वेदर हेग, वेदर हेग, वेदर हेग। डच सेना नायक था वेदर हेग। अब देखो 1605 में इसने मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई, प्रथम फैक्ट्री लगाई। ठीक है बात। अब ब्रिटिश की अगर आप बात करते हो तो 1635 1639 में ही, ठीक है बात, फ्रांसिस डे ने 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित किया। ठीक है बात। अब उसके बाद फ्रांसीसियों की अगर आप बात करते हैं तो पौंडीचेरी 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने मार्टिन ने शेर खां लोदी से एक गांव लिया। शेर खां लोदी से क्या लिया बेटा? एक गांव लिया, और उस गांव पर इसने पौंडीचेरी शहर की स्थापना की। तो सही जवाब क्या हो गया? पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो ये हो गया ऑप्शन डी, डीएसबी पीजीटी 2016 का प्रश्न है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित कथनों में से भारत में रेल मार्ग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का पहला संचालित रेल मार्ग रेड हिल रोड था जो 1836 में बना था। राजा मुंदरी के निकट 1845 में निर्माण सामग्री को ढोने के लिए बना संचालित रेल मार्ग। 6 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे वाया कल्याण के बीच चली। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए एक सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चली। अब देखो बेटा, 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए एक सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चली, ये सही है। ठीक है बात। 6 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे वाया कल्याण चली, ये भी ठीक है। राजमुंदी के निकट 1845 में निर्माण सामग्री को ढोने के लिए बना संचालित रेल मार्ग था, ये भी सही है। ठीक है। भारत में पहला संचालित रेल मार्ग रेड मिल रोड जो 1836 में बना था। नहीं बाबू, ये 1837 होगा। ठीक है बात। 1837 में, और प्रस्तावित किया गया था 1832 में। ठीक है बात। तो यही सही नहीं है। ठीक है बात। और गोदावरी नदी पर जो एक बांध बन रहा था उसके सामान को ढोने के लिए इसको बनाया गया था। सामान को ढोने के लिए तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है बात। सामान ढोने के लिए था ये बेटा, मालगाड़ी के तौर पे था, और लोगों को बैठा करके 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया।
आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार भूमि बनाया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी? तो देखो बाबू, इसका सही जवाब है बाबू पुर्तगाली। इसका सही जवाब है पुर्तगाली। अब देखो 1534 में पुर्तगालियों को, ठीक है बात, पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव, चटगांव और सतगांव पर अधिक अपना क्या कहते हैं फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। जब इनकी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली तो पूरे के पूरे बंगाल की खाड़ी पर इन्होंने अपने व्यापारिक व्यापारिक चीज़ों पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। समझ में आ गया? पूरा व्यापारिक चीज़ों पर इस पर कब्ज़ा कर लिया था। इसको ख़त्म करने वाला आपका औरंगज़ेब था बेटा। इसको ख़त्म करने वाला कौन था? इनका जो एक अधिकार बढ़ रहा था, पूरी तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, जो एक डकैत की तरह काम कर रहे थे, उसको रोकने वाला कौन था बेटा? औरंगज़ेब था। तो पुर्तगालियों ने समुद्री डकैत करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार बनाया था, डकैती करने के लिए, ठीक है बात? किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है बात? अब देखो, और इस डकैती को रोका किसने था बेटा? जेब ने इसे रोका था, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गए आपके आज के 240 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ, अपने मित्रों को ज़रूर बताएँ, ठीक है बात? इस ग्रुप को और आगे बनाइए बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी 1 के फॉलोवर आप लोग करवा दीजिए। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है बात? थैंक यू सो मच।